बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से फैली दहशत के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर है कि तालिबान के संस्थापकों में शामिल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल पहुंच चुका है। खबर है कि गनी बरादर तालिबान के दूसरे नेताओं के साथ मिलकर नई सरकार के गठन पर चर्चा करेगा। तो अब तालिबान में किस तरीके से तालिबान की तरफ से जो सरकार का गठन होना है उसको लेकर अब लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। टॉप कमांडर तालिबान का जो कि कंधार से काबुल पहुंच चुका है और यहां पर तालिबान के कई नेताओं से मुलाकात की जाएगी, बैठक होगी जिसमें यह तय होगा कि किस तरीके से सरकार को अफगानिस्तान में विकसित करना है। तो एक और तालिबान का टॉप कमांडर गनी बरादर नई सरकार के गठन पर बातचीत के लिए काबुल पहुंच चुका है। वहीं न्यूज़ 18 महा सिद्दीकी की खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के गठन में पाकिस्तान का अहम रोल होगा, जिसके लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कल काबुल पहुंचने की खबर उनकी सामने आ रही है कि अब पाकिस्तान भी अहम भूमिका निभा सकता है। कल काबुल पहुंचेंगे शाह महमूद कुरैशी और ऐसे में तालिबान के उन टॉप कमांडर्स से मुलाकात भी उनकी होगी, बैठक भी होगी और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि इन आतंकवादियों को पनाह सीधे तौर पर पाकिस्तान दे रहा है। और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी मौजूद है अमित पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री के काबुल पहुंचने पर आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक वो कल उनके काबुल पहुंचने की संभावना है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से बैकडोर कम्युनिकेशन, बैकडोर नेगोशिएशन, पर्दे के पीछे जो बातचीत है पाकिस्तान की ओर से तालिबान से लगातार जारी है। किस तरीके से सरकार बनेगी, कौन कौन उनके नुमाइंदे होंगे, क्या मंत्रालय किसको मिलेगा, ये सारी चीजें पाकिस्तान की ओर से तालिबान लीडरशिप को कम्युनिकेट की जा रही है। क्यों? इसके दो बहुत अहम वजह हैं। पहला कि जो बिरादर है वो कांधार से काबुल पहुंचता है, पहली चीज। और उसके बाद जैसे ही वो उसके काबुल पहुंचने की सूचना आती है, तुरंत पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ओर से यह बयान आता है कि तालिबान की सरकार के गठन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसका मतलब कि दोनों के बीच में संवाद लगातार कायम है और एक तरीके से जो निर्देश दिया जा रहा है जो तालिबान के प्रशासन को, तालिबान के नेताओं को, उस तरीके से वो एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछले 15 दिनों के दौरान जैसे ही हमने जो भी अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हुए, अगर हम पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान प्रशासन, पाकिस्तान सरकार का रुख अगर हम देखें तो कहीं भी उन्होंने आलोचना नहीं की। उन्होंने हमेशा ये कहा कि एक नया शासन देश का टेक ओवर कर रहा है, अपनी व्यवस्था जमा रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसके किसके हाथ मिले हुए हैं और किसकी शय पर तालिबान अब अपनी सत्ता पर और ज्यादा मजबूत पकड़ बना रहा है। बिल्कुल अमित, और इसी वजह से लगातार पाकिस्तान को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ ही आपको बता दें कि काबुल में तालिबान की दहशत की वजह से मची अफरा तफरी के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले तालिबान के खौफ से मजबूर एक मां अपनी बच्ची को एयरपोर्ट की दीवार की दूसरी ओर मौजूद सैनिक को सौंपते हुए नजर आई थी, जिसके बाद लोगों ने बच्ची की सलामती पर चिंता जाहिर की थी। अब उस बच्ची का एक वीडियो सामने आया है जिसमें तुर्की सेना के जवान उसकी देखभाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि इस तुर्की सेना के जवानों ने इस बच्चे को उसके पिता को सौंप दिया है। ये दो तस्वीर आप देखिए। एक तस्वीर कुछ दिन पहले की है जब एक मजबूर मां किस तरीके से अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए कंटीले तारों से उस पार मौजूद सेना को अपनी बच्ची को सौंपती हुई नजर आई थी। लेकिन अब इसी बच्ची का एक वीडियो सामने आया है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है। और काबुल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि काबुल में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। भारत सरकार के सूत्रों से जानकारी मिली है कि काबुल एयरपोर्ट के पास भारतीयों को अगवा किए जाने की खबर पूरी तरह से गलत है। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले पासपोर्ट की जांच के दौरान तालिबान ने सुनिश्चित करना चाहा था कि कोई भी अफगान नागरिक एयरपोर्ट के अंदर ना जा पाए और इसी वजह से कुछ अफगान सिखों को उन्होंने हटा दिया था।
अमित पांडे लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित पांडे, लगातार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जो खबरें सामने आ रही थी वो पूरी तरीके से पुख्ता नहीं है। ऐसे में माना जाए कि सभी नागरिक सुरक्षित है भारतीय? जी बिल्कुल, भारत सरकार एक व्यापक रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया जा सके अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हैं उनकी हर हाल पर उनकी जान की सुरक्षा की जाए। और एक बाकायदा हेल्प डेस्क काम कर रहा है, उनकी सूची बना ली गई है। जो लोग इस वक्त अफगानिस्तान में, काबुल में, कंधार में, हर जगहों पर फंसे गए हैं, उनको सबसे पहले कहा गया कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में पहुंचे। सबके कॉन्टैक्ट डिटेल ले लिए गए हैं और उसके बाद फ्लाइट के बैचेस तैयार किए जा रहे हैं, किस फ्लाइट में कौन आएगा। फिलहाल जो 85 लोगों का एक सबसे नया बैच है, उसके आज शाम तक पहुंचने की संभावना है। और इसी तरीके से जब काबुल एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य हो जाएगी तो अन्य फ्लाइट्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया जाएगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जल्द से जल्द काबुल से नई दिल्ली या अन्य शहरों की ओर आ सकते हैं भारत में। ठीक है अमित पांडे, आप बने रहिए हमारे साथ। साथ ही आपको बता दें, अफगान संकट पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान की कब्जे के बाद बने दहशत के हालात पर चर्चा के लिए अफगानिस्तान के पूर्व सीईओ अब्दुल्ला के घर पर एक अहम बैठक हुई। पंजशीर में अब्दुल्ला के घर पर हुई इस बैठक में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी शामिल हुए। यही नहीं, अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस बैठक में पंजशीर के कमांडर भी शामिल हुए हैं। अमित, देखिए, पंजशीर वो जगह है जहां से लगातार अब विरोध तालिबानियों के खिलाफ उठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर इस तरीके की बैठकें हो रही है तो माना जाए कि अब स्थिति में बदलाव हो सकता है। देखिए, जहां तक पंजशीर का सवाल है, हमेशा से ही तालिबान के खिलाफ ये एक फ्लैश पॉइंट रहा है। हमेशा भी वहां पर गढ़ रहा है। 20 साल पहले भी जब तालिबान ने अपना कब्जा जमाया था, अहमद शाह मसूद वहां के जो वॉरलॉर्ड हुआ करते थे, जिनको अपना सबसे बड़ा नेता अफगानिस्तान की सरकार पहले की मानती थी, तो वो पंजशीर हमेशा से रहा। अब जहाँ तक अब्दुल्ला और हामिद करजई की वहां पहुंच के मीटिंग करने की बात है, तो इससे पहले उनकी मीटिंग तालिबान के नेताओं से भी हो चुकी है और उन्होंने काबुल में अपनी बात कम्युनिकेट की थी। अब वो पंजशीर जाकर कमांडरों से मीटिंग करते हैं, उसके बाद इनका क्या रोकेगा, ये अभी आना सामने बाकी। आखिरकार किस धड़े को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना तय जरूर है, पंजशीर एक विद्रोह की आग है अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान प्रशासन के खिलाफ और वहां पर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जो अहमद शाह मसूद के बेटे, पूर्व उपराष्ट्रपति और इसके अलावा अन्य जो फोर्स हैं वो वहां पर इकट्ठा हो रही है। यही नहीं, जो वहां के वॉरलॉर्ड हैं, अन्य जो लड़ाके हैं, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। और सबसे नई चीज, ताजा चीज ये है कि अब्दुल रशीद दोस्तम, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति अफगानिस्तान से, उनसे भी पंजशीर से इन विद्रोही कमांडरों ने बिल्कुल तालिबानियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बड़े स्तर पर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और ऐसे में रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इन तालिबानियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ठीक है अमित पांडे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रही सेनाओं की तरफ से 40 तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। अफगानिस्तान के अंदराब बागलान के 3 जिले तालिबानी आतंकवादियों से छीन लिए गए हैं और इस बीच तालिबान से लड़ रहे संगठनों की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने 40 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि 15 तालिबान के घायल होने की खबर है। बताया यह भी जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ लड़ रहे अफगानी लोगों के इस गुट का नेतृत्व अब्दुल हमीद दादकर कर रहे हैं। हालांकि अपनी इस बड़ी हार पर तालिबान अब तक खामोश है। अफगान सरकार में रक्षा मंत्री रहे बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। मोहम्मदी के मुताबिक नॉर्थ ईस्टर्न बागलान प्रोविंस के पुले हिसार, देश सालहा और बानू जिले तालिबान आतंकवादियों से मुक्त करा लिए गए हैं। इतना ही नहीं, तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ाए गए जिलों में अफगानिस्तान का झंडा भी फहरा दिया गया है। यानी अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जे में जुटे तालिबान के लिए ये पहला बहुत बड़ा झटका है। तो एक और अफगानिस्तान में कई जगहों पर तालिबान का विरोध तेज हो चुका है और इस बीच खबर यह आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने तालिबान के समर्थन का ऐलान किया है। तालिबान की ओर से अशरफ गनी के भाई की खलील हक्कानी से मुलाकात का एक वीडियो भी जारी किया गया है और दावा यह किया गया है कि उन्होंने तालिबान का दामन थाम लिया है।
तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। न्यूज एजेंसी ANI की खबर है कि भारतीय वायुसेना का एक C-130J विमान 85 से ज्यादा भारतीयों को लेकर काबुल से निकल चुका है। इस विमान में काफी ज्यादा लोग हैं और साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया है और काबुल में भारत सरकार के अधिकारी वहां फंसे लोगों की हर संभव मदद करने में भी जुटे हुए हैं। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लेकर ईरान सीमा के पास हेरात तक हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर तालिबान के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। महिलाएं तो अपनी अस्मत बचाने के लिए घर की चार दीवारों में कैद हो चुकी हैं, लेकिन काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी में सब कुछ सामान्य है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर में तालिबान के आतंकवादियों की कोई दहशत नहीं है। हालांकि इसके पीछे की वजह ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल पंजशीर से 1960 में तालिबान का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया नॉर्दर्न अलायंस हुंकार भर चुका है और नॉर्दर्न अलायंस के हजारों लड़ाके पंजशीर में तालिबान से लोहा लेने के लिए जमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से काबुल पर काबिज बरादर ब्रिगेड सहम उठी है। तालिबान के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान। Arm up and defend our country against them. 5 शेरों की घाटी में घिर गए तालिबान। काबुल के नजदीक खड़ा बरादर का काल। अफगानिस्तान में तमाम उथल पुथल के बीच नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर घाटी में शांति है। काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर स्थित पंजशीर घाटी में कोई अफरा तफरी नहीं है। यहां कोई अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रहा, किसी को तालिबान से छिपने पर मजबूर नहीं होना पड़ रहा, बल्कि 5 शेरों की इस घाटी में बरादर ब्रिगेड यानी तालिबान के खिलाफ जंग की तैयारी चल रही है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अपने हथियारों की धार तेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके नेता अहमद मसूद ने ऐलान कर दिया है कि वो अफगानिस्तान में शांति की स्थापना और तालिबान को तबाह करने के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। If the peace, which unfortunately in the past experience that we had with the other side, it was always used just to fuel the war machine. If once again this peace process and this peace opportunity has been used for such reasons, then the people are ready to pick up arms to defend themselves one more time. The North is ready to fight the Taliban. Not the North, the whole Afghanistan. The whole of Afghanistan. पंजशीर घाटी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक यही प्रांत है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। जी हां, सही सुना आपने, यहां तालिबान कभी अपना सफेद झंडा नहीं फहरा सके। 70 और 80 के दशक में सोवियत संघ ने कोशिश की थी, मगर वो भी पंजशीर पर फतह नहीं कर पाया। लेकिन अब रूस ने भी आशंका जताई है कि पंजशीर से तालिबान को चुनौती मिल सकती है। खबरों की माने तो पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके जंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि तालिबान के खिलाफ लड़ाई के लिए अफगान आर्मी के जवान भी बड़ी तादाद में नॉर्दर्न अलायंस के साथ खड़े हो गए हैं। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह ने भी पंजशीर में ही शरण ले रखी है। अमरुल्लाह सालेह नॉर्दर्न अलायंस के हाथ मजबूत करने के लिए तालिबान के दूसरे विरोधी गुटों से भी बात कर रहे हैं। गौर से देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में एक शख्स कटीली झाड़ियों को खाता हुआ दिख रहा है। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नॉर्दर्न अलायंस का लड़ाका है। लेकिन इस लड़ाके ने कटीली झाड़ियों को खाने के पीछे जो तर्क दिया, शायद उससे तालिबान भी हैरान रह जाए। जाहिर है पंजशीर घाटी से नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अपना पराक्रम दिखाने को बेताब हैं। तो नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं के साथ अफगानिस्तान सरकार के वजीर भी
कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस तस्वीर में नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये उस मीटिंग की तस्वीर है जिसमें दोनों नेताओं ने तालिबान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का रोड मैप तैयार करने के साथ उन गुटों को एकजुट करने का प्लान बनाया है जो तालिबान के खिलाफ जंग में उनका साथ दे सकते हैं। पंजशीर वैली अपने आप में यूनिक रही है कि कभी भी किसी भी टाइम ना तो तालिबान या किसी भी फॉरेन पावर के अंडर नहीं आ पाई। सभी इवन सोवियत और यूएस ने भी उधर जाने की कोशिश नहीं करी। तालिबान का दबदबा वहाँ बिल्कुल नहीं आ पाया क्योंकि वैली जो है वो अपने आप में एक ऐसा फोर्ट्रेस है अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से कि वो अपने आप को एक अलग तरीके से डिफेंड कर पाती है। तालिबान का असर वहाँ नहीं आने देती है। अमरुल्लाह सालेह के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद तालिबान के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अहमद मसूद संभावित जंग की तैयारियों में पूरी तरह जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि अहमद मसूद ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास गोला बारूद और हथियारों के भंडार हैं। अहमद मसूद के साथ शामिल होने वाले कुछ दूसरे गुट भी अपने साथ हथियार लेकर आए हैं। लेकिन अगर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश और हथियार मुहैया कराएं तो वो तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। न्यूज 18 ने पंजशीर में मौजूद अहमद मसूद के दोस्त से उनके जानने वाले के जरिए बात की तो पता चला कि करीब 20,000 पुराने फौजी पंजशीर में जमा हो चुके हैं। ये अपनी गाड़ियां और हथियार भी साथ लेकर आए हैं। यही नहीं, नॉर्दर्न अलायंस ने 15,000 आम नागरिकों को भी हथियार मुहैया कराए हैं। فعلا امروی امیر صاحب احمد مسعود چقدر نفر است، چقدر قماندانا است، چقدر تحت حمایت میکنن نور امرویش هستند؟ امروی احمد شاپور جان تقریبا یک 20-25 هزار زمین کماندوها و اردو ملی و پلیس. یہ بول رہے کہ تقریبا 20,000 تو جو پولیس تھا، کمانڈو تھا، آرمی تھا، جو نیئر بائی پروونس طالبان نے ٹیک اوور کیا وہ سارے لوگ अपने वेपन्स, अपने गाड़ी सब कुछ के साथ पंजशीर में आया है और वो अहमद मसूद के साथ में है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहे होंगे कि अहमद मसूद कौन है। अहमद मसूद के पास इतने लड़ाके कैसे चले आए कि वो तालिबान को ललकारने की हिम्मत दिखा रहे हैं। दरअसल अहमद मसूद पंजशीर घाटी के शेर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व किया था। शुरुआत में इस अलायंस में तजाक ही थे, लेकिन बाद में इससे दूसरे कबीलों के सरदार भी जुड़ गए। अहमद शाह मसूद ने हमेशा तालिबान और अलकायदा की मुखालफत की। अहमद शाह मसूद ने आतंकी गुटों को पंजशीर घाटी में घुसने नहीं दिया, लेकिन अमेरिका पर 9/11 के हमले से ठीक 2 दिन पहले उन्हें तालिबान के आत्मघाती हमलावरों ने मार डाला। जिस वक्त अहमद शाह मसूद की मौत हुई उस वक्त उनके बेटे अहमद मसूद सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि वो भी अपने पिता की ही तरह तालिबान और अल कायदा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। फर्क जो आएगा वो इस बात पर आएगा कि शाह मसूद जो थे वो अपने आप में गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे। उनका बेटा इस समय पॉपुलरिस्टिक यूएस का साथ मांग रहा है अपने देश को आज़ाद करने के लिए। सो उनकी अपील के हिसाब से दोनों का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एक बाप जो रशियन ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ा था, उसका बेटा आज उससे फ़र्क यूएस का साथ चलने के लिए तैयार है अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए। 18 अगस्त को पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस का झंडा फहराया गया। 2001 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 5 शेरों की घाटी से तालिबान के खिलाफ जंग का बिगुल फूंका जा सकता है। आपको बता दें कि 7 जिलों वाले पंजशीर के 512 गांवों में आज भी बिजली और पानी की सप्लाई नहीं होती। रोज कुछ घंटे जनरेटर चलाकर लोग काम चलाते हैं। पंजशीर की धरती के नीचे पन्ना का ऐसा भंडार है जिसे अभी तक छुआ नहीं गया है।
अगर यहाँ माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो इलाका काफी तेजी से विकसित होगा। लेकिन फिलहाल पंजशीर घाटी तालिबान के खिलाफ जंग की तैयारियों में मशगूल है। यहाँ नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का जमावड़ा लगने लगा है, लिहाजा बरादर ब्रिगेड पंजशीर से आती जंग की इसाहट से चौकन्नी हो गई है, क्योंकि देश के दूसरे हिस्सों से भी विद्रोह की चिंगारी शोलों में तब्दील हो रही है। तालिबान के खिलाफ बगावत की असल वजह है उसका क्रूर चेहरा, जो एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दिखावा जो किया है वो बदला नहीं है और वो 20 साल पुराने तालिबान नहीं रहे। लेकिन अफगानिस्तान से रोजाना जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ बयां करती है कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना अंतर है। रोज रोज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के मासूम लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। तालिबान की ओर से ऐलान किया गया था कि अशरफ गनी सरकार में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आम माफी दे दी जाएगी और इन लोगों से काम पर लौटने की अपील भी की गई थी। वादे के बावजूद गनी सरकार में काम करने वाला एक अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि इस अधिकारी की मौत के बाद भी आतंकी उस पर गोलियां चलाते रहे। लोगों को सरेआम कोड़ों से पीटा जा रहा है। चोरी के जुर्म में उन्हें बीच चौराहे पर इस तरह सजा दी जा रही है। औरतों और महिलाओं पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। छोटी छोटी लड़कियों को भी बुर्के में स्कूल जाना पड़ रहा है और ये हालात पूरे अफगानिस्तान में बने हुए हैं तालिबान के आने के बाद से। तो तालिबान का पाखंड अब धीरे धीरे सामने आ चुका है। सभी को माफी की बात कहने और महिलाओं को काम करने का पूरा मौका देने की बात करने वाले तालिबान का असली चेहरा अब सभी के सामने आ चुका है, क्योंकि तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद वहां के टीवी चैनल में काम करने वाली महिला एंकरों को दफ्तर आने से रोक दिया है। खदीजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। खदीजा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप 15 अगस्त यानी वो तारीख जब तालिबान ने कब्जा किया था, उससे पहले की स्थिति के बारे में बताएं। क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है खदीजा? मैं चाहती हूँ कि सारी इंडिया जो अभी हम लोग को देख रहे हैं उनकी मेरा सलाम। और उनकी बात 14 अगस्त में एवरीथिंग नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। हम लोग जा रहे थे अपने ऑफिस। 15 अगस्त में मैं भी गई थी ऑफिस, लेकिन आफ्टर ये कि मैंने न्यूज़ प्रेजेंट किया उसके बाद मैं गई एक रिपोर्ट के लिए बाहर गई थी, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट बनाना था। लेकिन 2 घंटे में सब कुछ बदल गया। ऑफिस से मुझे कॉल आया और मुझे कहा कि उन लोगों ने कि खदीजा प्लीज ऑफिस मत आइए, बिकॉज सिचुएशन अच्छा नहीं है, बहुत सब लोगों को घर जाना है। तो फिर मैं एक बार गई ऑफिस। जब ऑफिस गई देखा तो कोई भी हमारी ऑफिस नहीं थी, सब गए थे और मैंने अपनी बैग और चीजें लेकर मैं भी घर चली गई। उनके बाद अब कुछ भी पहले के जैसे नहीं है, सब कुछ बदल गया है। हमें घर पर रहना है, क्योंकि अब तक हमें इजाजत नहीं दिया गया है कि हम अपने काम पर जाए और बाहर ज्वाइन करें as last week. So हमें हम लोग को उन्होंने कहा है कि अभी वेट कीजिए और 1-3 बाद आप लोगों को फोन करेंगे और कहेंगे कि आप यहाँ काम कर सकते कि नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के एक विवादास्पद बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस के शासन से तुलना करते हुए केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा।
महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि महबूबा मुफ्ती तालिबान के बहाने नफरत की राजनीति कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहाँ तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा, मिट्टी में मिला के रख देंगे। और इस बीच बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी महबूबा मुफ्ती को उनके विवादास्पद बयान पर घेर लिया है। महबूबा मुफ्ती तालिबान का नाम लेकर कश्मीर में आतंकवादियों के साथ और पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रही हैं। वो स्पष्ट दिखता है कि वो अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए किसी हद तक जा सकती हैं। वो कश्मीर में तालिबान जैसे हालात बनाने की बात कर सकती हैं। तो वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार करते हुए कहा कि ये पीडीपी और बीजेपी के बीच का मसला है। महबूबा जी के बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये उनका और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मसला है। दोनों पहले अलायंस पार्टनर्स भी थे। हमारी मांग जम्मू कश्मीर को लेकर सदैव स्पष्ट रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। तो एक तरफ आप देखिए किस तरीके से तालिबान के बहाने लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है महबूबा मुफ्ती। हालांकि इससे कांग्रेस पार्टी ने साफ किनारा कर लिया है कि ये पीडीपी और बीजेपी का मसला है, लेकिन सवाल यही है कि महबूबा मुफ्ती लगातार ऐसे विवादास्पद बयान क्यों देती हैं और लगातार उनका ये पाकिस्तान प्रेम, आतंकवादी प्रेम क्यों खुलकर सामने आ जाता है। और अब सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि देश को तोड़ने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से पलटवार जरूर किया गया है कि नफरत की राजनीति महबूबा मुफ्ती अक्सर करती हुई नजर आती है, क्योंकि यही वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए उनकी पार्टी अभी भी जम्मू कश्मीर में जिंदा है। और महबूबा मुफ्ती के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें नसीहत देते हुए साफ किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, लिहाजा इस पर बहस नहीं की जानी चाहिए। Has always been a part of India. Jammu Kashmir is an integral part of India. So to have a debate on it when she herself has been a chief minister during some tenure, and to suddenly bring in dimensions which unnecessarily create a debate may not be in the best interest of J&K itself.